हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर यह आज हम पर्यावरण के क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पर्यावरण में आप देखिएगा कि इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्लस कुछ साइंस से रिलेटेड, इन तीनों सेगमेंट को मिलाकर हम लोग यहाँ पर पर्यावरण के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आपका यूपीपी का एग्जाम भी होना बाकी है, मतलब होने ही वाला है। ठीक है, कल से स्टार्ट है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी और क्वेश्चंस होंगे, आपका एसएससी सीजीएल के लिए बहुत काम आएगा। एसएससी सीजीएल नेक्स्ट मंथ से है। पीसीएस आरओ का तो बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको हम पूरा समझाएं, और उम्मीद है कि चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज जाकर जीके जीएस के वीडियो देख लें। उनका एसएससी सीजीएल यूपीपी में बहुत काम आने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बहुत जल्दी एक करंट अफेयर का रामायण वीडियो, या कह सकते हैं कि जो है कि 6 मंथ का एक वीडियो लाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न के डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर पहला है कि अफीम पौधे के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है, पत्ती है, तना है, पोस्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप इससे वो भी देख पाए कि ये पौधा कैसा दिख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि कुछ इमेजेस को लगा लिया जाए अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद से ही पीपीटी मैंने बनाया है, तो थोड़ा सा उस तरह से तो आपको नहीं मिलेगा। बट मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बाइलिंगुअल भी चीजें आपको दोस्तों बताऊं, जिससे कि आप करने की स्थिति में रहें। तो देखिए, ये पौधा होता है, इसको पोस्ता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये जो पौधा है, इसमें देखिए फूल यहाँ से निकलना शुरू होगा। ये क्या होता है कि फली है। इसमें ऐसे क्या कहते हो, चीरा लगाया जाता है कि छोटा सा कील नुमा होता है, तो उससे चीरा लगाया जाता है, फिर दूध निकलता है, उसको निकाल कर कराया जाता है, तो फिर अफीम बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अफीम के रिलेटेड एक बात बताऊं, तो देखिए पहले तो बाराबंकी वगैरह में होती थी, लेकिन जब आप गाजीपुर की तरफ जाएंगे तो गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस आरओ में। अफीम फैक्ट्री कहां पर है? गाजीपुर में। आपने जब मिर्जापुर देखा होगा, तो मिर्जापुर में क्या चीजें हैं? अफीम को लेकर भी बात होती है, तो ये आपका पूर्वांचल साइड में ही होता है। बाकी बाराबंकी में भी बहुत होता था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में बाराबंकी में इसका रेशियो बहुत घट गया है। ठीक है, तो जो मैंने गाजीपुर अफीम फैक्ट्री बताई थी, वो भी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है, इन्वायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ? देखिए, पर्यावरण अधिनियम की जो हम बात हो रही है, देखिए यहां पर आप कहेंगे सर एक्ट की बात कर रहे हैं या बिल की बात कर रहे हैं? देखिए बिल सदन में इंट्रोड्यूस होता है। अब सदन कौन सा हो सकता है? लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है। जब तक कि पास नहीं होगा बिल, हिंदी में कहते हैं इसको हम विधेयक, क्या बोलेंगे? विधेयक कहते हैं। ये विधेयक होता है। ये बहुत क्लियर करना जरूरी है कि जो जो दोस्त लोग अभी नहीं समझ पाते हैं कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है, वो भी बताना जरूरी है। फिर बात आती है एक्ट, अधिनियम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। तो अधिनियम के लिए क्या खासियत है भाई? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ये जाता है किसके पास? ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ये ध्यान रखिएगा, तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट जब इस पे साइन कर देते हैं, जब साइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक, मतलब अधिनियम कब कहलाएगा? जब बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट साइन कर देते, तब एक्ट बनता है। तो ये बात हो रही है 1986 की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। तो भारत में इन्वायरमेंट एक्ट की जो है वो 1986 में पारित हुआ, जिसका पर्यावरण की सुरक्षा करना था, जिसका उद्देश्य, और ये संविधान के अनुच्छेद 253 के द्वारा पारित हुआ। ठीक है, एक आपको यहाँ पर और इंफॉर्मेशन देते चले, आर्टिकल 48A, पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ये कैसे आ गया एकदम से अचानक से? देखिए, यहाँ पर ये हमारा समझाने का मतलब है कि आप यहाँ पर समझे, पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। अब ये किस में मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है। ठीक है, किसमें? 4A में है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इसके आर्टिकल 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई है। और यहां पर क्या है कि इन्वायरमेंट एक्ट की बात हो रही है। जो मैंने बातें बताई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट को जरूर नोट करते चले दोस्तों। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में नहीं है? बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, मोइलिंग नेशनल पार्क, या वंडूर मरीन नेशनल पार्क। उद्यान का मतलब पार्क है, तो यहां पर है वंडूर मरीन राष्ट्रीय नेशनल पार्क, यहां पर दिया, राष्ट्रीय उद्यान दिया है। तो मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर बात करी जा रही है। ठीक है,
तो जो पॉइंट यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा बताए गए हैं उनको पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। ये ऑप्शन डी नहीं, यहाँ पर मोइलिंग होगा, ये गलत लिख गया है। ये मोइलिंग जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, यही अंडमान निकोबार में नहीं है। ये कुछ वहां से लिया गया है, अरुणाचल प्रदेश वाले सीन से ये एक लिया गया है। अगला, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? यानी उष्णकटिबंधीय को बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो इंद्रावती नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क या पिन घाटी नेशनल पार्क। तो इनमें से कहा, ये बफैलो खड़ी दिख रही है, ये किसी फॉरेस्ट का ही पार्ट है। तो यहां पर जो बात हो रही है ये हो रही है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, तो कहां मिलेगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। मैं छत्तीसगढ़ को ऐसे ही लिखता हूं, 36 नंबर लिख के गढ़ लिख देता हूं। देखिए लिखा भी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वातावरण है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भैंसे पानी में दौड़ रहे, तमाम तरह के जानवर हैं। और बता दें, ये इंद्रावती रिवर भी है। क्या है? इंद्रावती नदी भी है। इंद्रावती नदी भी है, इसी के नाम पर ये नेशनल पार्क है। इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लें, गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये पॉइंट जो मैंने आपसे बताया, ये भी पॉइंट याद कर लीजिए। और जब बात आई है गोदावरी की, तो इसको मैं यहीं डिस्कस कर देता हूं जल्दी से। ठीक है, तो देखिए गोदावरी की बात हम कर लेते हैं जल्दी से। गोदावरी सेकंड लॉन्गेस्ट है इंडिया में। क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रिवर भी। अब कहोगे सर दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया यानी दक्षिण भारत, इसकी बात हो रही है। ये पेनिनसुला मतलब जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। इधर आपका अरब सी पड़ता है, इधर इंडियन ओशन पड़ता है, इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। गोदावरी को हम ओल्ड गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओल्ड गंगा भी हम गोदावरी को कहते हैं। और गोदावरी क्या है कि इसको हम गोदावरी को क्या बोलते हैं? ये साउथ गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, साउथ गंगा भी बोलते हैं। तो इतने सारे फैक्ट देखिए एक ही प्रश्न में। कहा हम लोग इंद्रावती नेशनल पार्क पढ़ रहे थे और साथ में हमने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। उम्मीद है दोस्तों, जो लगातार आप देख रहे होंगे, आप वीडियो जो लगातार देखेंगे तो बहुत सारी चीजें काम की मिलेंगी। मेरा पूरा प्रयास है कि एक ही प्रश्न में इतनी सारी चीजें आपको बताई जाए कि आपको पढ़ने में भी मजा आए कि हाँ आज मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, बताएं कौन सा सेगमेंट अच्छा लग रहा है, कहां पर आपको और सब्जेक्ट की या किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बताइए। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बहुत जल्दी साइंस के भी क्वेश्चन लाऊंगा। और बाकी ओवरऑल जीएस के वीडियो तो मैंने इतने डाले हैं, आप उसको लगातार देखें और आपका सीजीएल के लिए बहुत काम आएगा। अगला प्रश्न है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अब आपको ये एरिया देख के लग रहा होगा कि भाई मरुभूमि कहाँ हो सकता है, यानी जहां पेड़ पौधे ना हो। तो ये राजस्थान का ही है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क की बात हो रही है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। देखिए कैमल पे बैठ रहे हैं, कैमल को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। ऊंट के जो पैर होते हैं, इसके नीचे यहाँ पर फोम जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये पैर है पूरा ऊंट का। ठीक है, अब ऊंट यहाँ पर ऊपर बड़ा सा हो सकता है, मैंने बनाने का प्रयास किया है। ये तो कुछ और ही बन गया, लेकिन ऊंट यहाँ पर मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर ऊंट का क्या है कि भाई इसके नीचे पैर में फोम होता है, जो कि उसमें धंसता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पूरा प्रयास किया बट बन नहीं पाया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि आपको बता देते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान के मतलब राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 3162 किलोमीटर है। ठीक है, यह पॉइंट याद रखिएगा। अगला अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियार देखिए फेमस है हाथियों के लिए। यहां पर मैंने फिगर में हाथी जरूर लगाया है जिससे आप समझ पाए। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आपको भी पता है कि भाई आंध्र प्रदेश कर्नाटक तो वैसे ही ऑप्शन में कट गए। उसके बाद बचते हैं तमिलनाडु और केरल। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? केरल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। केरल में पेरियार, देखिए पेरियार क्या है? लेक भी है और रिवर भी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ये केरल की इडुक्की, पतनामथिट्टा और कोट्टयम जिलों में फैला है। इसका 925 वर्ग किलोमीटर है। यह हाथी, चीते, सांबर, गौर, जंगली सुअर, ठीक है, जंगली गिलहरी बहुतायत में पाए जाते हैं। यानी ये जो जानवर दिए हुए हैं ये यहाँ पर बहुत मिलते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसकी बात हो रही है? हाथी की बात हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मृग यहाँ बहुत मिलते हैं, इसीलिए मैंने मृग की फोटो लगाई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे मृग हैं। आपने रामायण में भी देखा कि भाई मृग के पीछे ही भगवान राम गए थे, जिसको सीता जी ने कहा था कि मुझे सोने का हिरन चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो भ्रमित हो गए, और जबकि एक्चुअली वो इंसान इंसान ही थे। इंसान क्या, राक्षस थे, क्योंकि रावण फैमिली के थे। तो यहाँ पर आप मारीचिका पढ़ते हो, ठीक है, जो टीआईआर पढ़ते हो, मैं उसको रिलेट करना चाह रहा था इसलिए बताया। टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आप रोड पर चलते हो तो आपको पानी भरा लगता है, तो पानी भरा लगता है तो वो क्या होता है, हीट निकल रही होती है, वो टीआईआर के कारण होता है। मृग मारीचिका कहते हैं। ठीक है, जब आप नाव देखते हो पानी में कहीं दूर समुद्र में, तो नाव पानी से थोड़ा ऊपर उठी दिखती है। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ टीआईआर। तो ये मैंने रिलेट करने के लिए बताया, जो कहानी आपको थोड़ी सी बताई। तो यहाँ मृगवानी कहाँ पर है? मृगवानी आपको मिलेगा तेलंगाना में मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। तेलंगाना के हैदराबाद जिले में 3.6 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पर चीतल, सांबर, जंगली बिल्ली, छिपकली, किंग कोबरा आदि यहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि पुली बैज वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपको बताना है, दिए हुए ऑप्शन में से बताना है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और यहाँ पर देखिए कि मोर की फोटो डाली गई है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। तो पुली बैज वन्यजीव अभयारण्य भारत के नागालैंड के कोहिमा जिले में है, और इसका जो क्षेत्रफल है 923 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, नागालैंड में एक पक्षी पाया जाता है हॉर्नबिल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? नागालैंड में ही होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर रिलेट किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? नागालैंड में। हॉर्नबिल पक्षी पाया जाता है, बट उसका स्टेट बर्ड नहीं है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो बहुत चीजें क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी। पूरा मेरा प्रयास है कि आपको मैं ऐसी चीजें बताऊं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिले। जब आप पेपर दे के आएंगे तो हाँ, आपको लगेगा कि यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है, आपको चीजें मैं बताऊं। अगला है, जलादपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय या फिर मिजोरम? जलादपाड़ा, तो देखिए यहाँ पर सिंगल हॉर्न राइनो है, इसके अलावा और भी पशु मिलते हैं। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और अभी आपको पता है कि भाई पश्चिम बंगाल में जो इंसिडेंट हुआ है, जो मेडिकल कॉलेज की जो छात्रा रही है, ट्रेनी डॉक्टर रही है, उनके साथ ब्रूटल रेप का केस हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल इस समय चर्चा में है। बट ये क्या है कि यहाँ पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए कि हम लोग के देश में अभी भी महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, जो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जैसे ही प्रोटेक्शन हम लोग अपने घर की माताओं बहनों के लिए करते हैं, वैसा हमारा हमारा प्रयास अपने सोसाइटी के भी अन्य लोगों के प्रति भी वैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल चर्चा में आया तो मैंने यहाँ पर जिक्र किया। बट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कैसा बन सकता है, जो हम अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, भाई पश्चिम बंगाल किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? ठीक है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बना रहा है। अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, तो वहां से लोग बाहर भाग भाग के आए, दैट इज द रिफ्यूजी। मतलब अभी आने नहीं दिया जा रहा पूरी तरीके से, बट वहां पर जो माइनॉरिटीज है, उनके हिसाब से माइनॉरिटी कौन होंगे? वहां हिंदू होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। तो पाकिस्तान में कौन से माइनॉरिटीज होंगे? मुस्लिम धर्म को छोड़कर। मतलब इस तरीके से, मतलब जहां पर जो ज्यादा, अब जैसे आप वहां पर जाएंगे, इंग्लैंड में चले जाएंगे, तो इंग्लैंड में माइनॉरिटी में कौन आ जाएंगे? मुस्लिम आ जाएंगे, हिंदू आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे। ईसाई नहीं आएंगे, ईसाई तो वहां पर मतलब मेजोरिटी में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं का देश है। ठीक, तो जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान को जलदपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में है, तोरसा नदी के किनारे है, 261.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? हरियाणा, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने? हरियाणा। दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैंने ये इमेज डाली है, बट इमेज से आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी मित्रों। मतलब पूरी तरीके से, अब यहाँ नाम तो लिखा नहीं कि आप बता दोगे सर किसी भी जंगल का फोटो आप लाके डाल दिए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये है ओरिजिनली वहीं का, बट नाम के साथ हटाया है मैंने, जिससे कि आपको पता ना चले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। यह 13,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुए, जंगली बिल्ली, भारतीय सियार, चीतल, सांबर बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हरियाणा। क्लियर, चलिए अगले। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह के इलेक्शन डेट यहाँ पर घोषित करी है चुनाव आयोग ने। आप कमेंट करें कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी डेट को होने वाला है। देखिए करंट अफेयर में आप कितना मेंटली प्रिपेयर हैं।
ठीक है। और करंट अफेयर की भी लगातार वीडियो आपकी आ रही है, आप उसको देखते रहें। मेरा पूरा प्रयास है कि करंट अफेयर में आपको पूरा मैं कराऊं, और अभी लास्ट 6 मंथ का भी मैं बहुत जल्दी ही वीडियो आपके सामने लेकर आने वाला हूं। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि भाई चैल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चैल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल। ये यहाँ पर आई थिंक पांडा है या कौन सा जीव है जिसको मैंने वहीं से उठाया है कि उसमें यहाँ पर ये फेमस है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में है। तो जो चैल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के में है, और यह चैल में है, जो एक हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन। इसका क्षेत्रफल 110 वर्ग किलोमीटर है। मकाक, तेंदुआ, जंगली बोर, लंगूर आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा पक्षी सरीसृप को भी अनेक, मतलब सरीसृपों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह शिमला और चंडीगढ़ के सड़क मार्ग के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो पॉइंट यहाँ पर हो सकता है वो मैं पूरे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। या तो एक प्रयास ये कर सकते हैं कि भाई मैंने क्वेश्चन बताया, 4 ऑप्शन आपने देखे, और अगले पेज पे मैंने क्या किया, राइट आंसर दे दिया। अगर आप वैसा चाहते हो तो मैं बिल्कुल वैसा भी करूं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बताने से मतलब है कि मुझे चीजें बता देने से ये होता है कि आपको आसपास की चीजें भी कवर हो जाती है। ठीक है। अगला है कि वह सबसे ज्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन। देखिए ग्रीन हाउस गैस बहुत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पूछा है प्रबल कौन सा है, तो जलवाष्प है, वाटर वेपर है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो प्रबल गैस है, ग्रीन हाउस गैस, जलवाष्प है। ग्रीन हाउस गैस का 60 से 70% प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके अलावा CO2 926% ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इम्पैक्ट करती है। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है। आपने देखा कि धरती से ये पानी वाष्प बन के उड़ा, तो इसने एक मोटी परत बना ली। ठीक है, मोटी परत बना ली है। अब आपको मैं बताऊं, देखिए ये जो सूरज से लाइट आती है, ये आती है शॉर्ट वेव में आती है। शॉर्ट रेडिएशन, देखिए यहाँ पर लिखा है सोलर रेडिएशन लिखा है, तो लेकिन ये शॉर्ट वेव में आती है, लघु तरंग में। और पृथ्वी से टकराकर ये कन्वर्ट होता है लॉन्ग वेव में। लॉन्ग वेव में कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो देखिए इतनी मोटी परत है, तो शॉर्ट वेव आ तो जाती है एटमॉस्फेयर को पार करके, पर ये वापस जा नहीं पाती है। यही काम CO2 भी करती है। अगर CO2 भी होते तो CO2 भी वापस नहीं जाने देती है। इसकी वजह से जब ये तो जलवाष्प है, तो मोटी लेयर बन गई, जिसके कारण हीट यहीं पर ट्रैप हो गई। हीट आई तो, लेकिन पूरी तरह जलवाष्प के कारण निकल नहीं पाई। और यही क्या है कि जलवाष्प क्या करती है, ज्यादा इंपैक्ट डालती है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और मैंने परसेंटेज भी बता दिया, क्योंकि ये आपका जब क्वेश्चन बनेगा यूपी PCS में और RO में, ठीक है। और हालांकि पूछ सकता है कि देखो गैसों के बारे में तो सीजल में भी पूछेगा आपसे, यूपीपी में भी पूछेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है हुकावांग घाटी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये देखिए टाइगर को हमने यहाँ पर बैठाया है, नहीं पहले से बैठा था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चित्र लिया है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, भारत, भूटान, म्यांमार और चाइना। हुकावांग घाटी टाइगर रिजर्व किस देश में है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है म्यांमार में। ठीक है, हुकावांग घाटी म्यांमार की एक अलग घाटी, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, 5,536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, म्यांमार कहाँ पड़ेगा? देखिए अगर हम ये इंडिया ऐसे बनाएं, इंडिया इधर नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, ठीक है, देखिए ये भूटान हो गया, इधर ये पूरा अरुणाचल प्रदेश हो गया। देखिए इससे कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर यहां पर मणिपुर और यहां पर मिजोरम। ये चारों राज्य क्या है, मैंने बताया नॉर्थ टू साउथ, ये किससे टच करते हैं? म्यांमार से टच करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है, म्यांमार। ठीक है, ये भी पॉइंट आपके लिए याद रखना। अगला, अगला है किस यूरोपियन यूनियन देश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है? पोलैंड, फ्रांस, ग्रीस या जर्मनी? तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर पोलैंड। तो यहाँ पर क्या है कि यूरोपियन यूनियन का सबसे ज्यादा जो है वायु प्रदूषण वाला देश पोलैंड है। मतलब ये शहर यूरोपियन यूनियन के प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरते। ठीक है, और आपको बताएं करंट से अपडेट करें तो नरेंद्र मोदी जो है आपको 21 अगस्त की शाम को ये कहाँ गए हैं? पोलैंड गए हैं। आपको पहले तो ये पोलैंड में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन में क्या चीजें बात होंगी ये आपके लिए ध्यान रखना है, क्योंकि पोलैंड गए हैं तो हो सकता है पोलैंड किससे घिरा हुआ है, यूक्रेन किससे घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि यूक्रेन लगभग 2.5 साल से, 2.5 ईयर से किससे, रशिया के साथ युद्ध में लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है 2.5 साल से, और अभी नरेंद्र मोदी पहली बार वहां जा रहे हैं यूक्रेन में। रशिया तो जा चुके हैं 2-3 बार, ठीक है, बट यूक्रेन पहली बार गए, इसलिए आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला है दर्राह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दर्राह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। तो ये वहीं का मैंने एक इमेज लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो यह दर्राह राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में 250 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ हिरन, नीलगाय, भेड़िया बहुतायत में पाए जाते हैं।
दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, चंबल वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, जैसे कर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रभागा नदी इसी के पास बहती है, इसमें अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं। देखिए यहाँ पर राजस्थान के आसपास में देखिए कौन कौन से इसमें चीजें इंक्लूड है, जवाहर सागर, चंबल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात आई है चंबल रिवर की। किसकी बात आई है? चंबल रिवर की। यहाँ पर मैं बता देता हूँ चंबल रिवर की। तो चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यमुना। यमुना की और ट्रिब्यूटरी बता देता हूँ। चंबल की मतलब चंबल के बाद काली सिंध नदी है। कौन सी? काली सिंध। ठीक है, फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा, बेतवा डैम भी है। फिर केन है। कौन सी नदी? केन है। फिर कौन सी है? टोंस नदी है। तो सब ये पॉइंट याद कर लीजिए। यमुना, ठीक है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में ये आपको मिलेगी, यमुना उससे जाकर मिलती है। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यमुनोत्री सतोपत के पास। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट जो मैंने एक साथ बताया है, क्योंकि देखिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल हमारा एक ही टारगेट होना। जैसे मुझे जब पहला इन्वायरमेंट एक्ट वाला सेकंड क्वेश्चन पढ़े तो हम लोगों ने 48A की भी बात करी, आर्टिकल की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी की बात करी। तो सब बातें मैंने वहां पर बताई। ठीक है, और फिर लोकसभा राज्यसभा बिल कैसे पास होता, मैंने वो भी विधेयक की बात करी, एक्ट की बात करी। तो दोस्तों मेरा पूरा प्रयास है कि आपको हर चीज में एक समझाते चलूं, जिससे कि आप जब पढ़ें आपको लगे कि आपने ऐसी चीज पढ़ी कि जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें आपको काम कैसा लग रहा है। मेरा पूरा प्रयास है कि अच्छे से अच्छा आपको काम करके दें, जिससे कि आप सीखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला है कि क्या मतलब भारत में जैव विविधता स्पॉट कौन कौन से? थार एरिया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली? तो देखिए यहां पर मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। यहां पर तो सबसे पहले एक तो ये वाला एरिया हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय वाला पोर्शन जो हो जाएगा ये हो गया आपका, ये सुंडालैंड वाला हो गया, और ये मतलब ये इंडो बर्मा बॉर्डर हो गया, और सुंडालैंड वाला एरिया हो गया। ये चार जो है बायोडायवर्सिटी सॉरी हॉट स्पॉट इंडिया में कितने हैं? चार हैं। ठीक है, 22 मई को मैंने करंट अफेयर की वीडियो में और डेज वाला एक अलग से वीडियो ही पढ़ा है। ठीक है, डेज वाले वीडियोस की मैं कोशिश करूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, पर वीडियो में जाकर देखेंगे। 2 दिन पहले मैंने दिवस वाला एक वीडियो डाला है। तो 22 मई को हम बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं। ठीक है, बायोडायवर्सिटी डे। तो आप इसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि मैंने सारे दिवस एक साथ पढ़ा रखे हैं। मैंने कम से कम 30+ दिवस बताए थे, 15 क्वेश्चन थे, उसके बाद मैंने कम से कम 22-23 मैंने ऐसे ही बताए थे। आप उसको जाकर जरूर देखें। तो यहां पर आपको हो गया पश्चिमी घाट। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होते हैं जहां वनस्पति और जीवों की आम अनेक खास तौर पर लुप्त होती प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका विचार नॉर्मन मायर्स। अब ये जो पॉइंट यहां पर है दोस्तों, ये आपका पॉइंट पता क्या है? ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस आरओ यारो, वहां पर ऐसे जरूर पूछेंगे भैया इसका विचार सबसे पहले किसने दिया? तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था, 1988 में दिया था। भारत का पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड भी मतलब मेन जो है यहाँ पर चार, और अंडमान निकोबार की तरफ ये चार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ये यहाँ पर एक उसी कह सकते हो अभयारण्य की या बर्ड सेंचुरी की यहाँ पर ये इमेज ली गई है। ठीक है, मैंने ही ली है। ठीक है, तो ये क्या है कि उत्तर प्रदेश। कोशिश करी है कि इमेजेस के माध्यम से भी आपको समझाएं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपके साथ मैप का डिस्कस करने वाला हूं, और तमाम तरह की चीजें हम लोग यहाँ पर मैप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पार्वती अरंगा अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। यह यूपी स्पेशल, जो बच्चे पीसीएस के लिए देख रहे होंगे, यूपी स्पेशल में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस के लिए, या आरओ एआरओ के लिए, या आप यूपी का यूपी ट्रिपल एससी पेपर देने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर दे रहे हो, या यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है, तो सभी जगह पर ये काम आने वाला है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई है? 2005, 6, 7, 8। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 2006 हो जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2006 में करी गई थी। ठीक है, चलिए अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर यूनेप का फुल फॉर्म ध्यान लीजिए। मैंने यहाँ पर यूनेप का फुल फॉर्म क्या आपसे बताया है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल है साथ में, या फिर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संघ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल विश्व जो है ये यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन
यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए हैं। अगला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? एनडीएमए की बात हो रही है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये इसका लोगो है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो देखिए पीएम होते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर कोई आपदा आई, कोई बात आई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री उसका दौरा करते हैं। हालांकि उस स्टेट में या कहीं पर भी गृह मंत्री भी जाते हैं और उस स्टेट के सीएम भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति मतलब जो उस पर एक्शन ले सकते हैं, जो वहां की चीजों को मुआयना कर तुरंत एक्शन ले सकते हैं, वो लोग तो पहले जाते ही हैं, बट प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। तो एनडीएमए मैनेजमेंट यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 2005 को हुई थी, ठीक है। अगला है पूर्वी दलदल का हिरन किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? मानस, काजीरंगा, नामदफा और वांदुर। मैं आपको बताऊं, मानस जो है आपका आसाम में मिल रहा है, काजीरंगा आसाम में मिल रहा है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। वांदुर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या है? काजीरंगा आंसर हो रहा है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पूर्वी दलदल का हिरण पाया जाता है और ये फेमस है सिंगल हॉर्न राइनो के लिए, ठीक है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एसिड रेन कराते हैं। ये पूछा जाता है, एसिड रेन कौन कौन कराता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई है, एक ओजोन की भी बात आई, तो मैं ओजोन की भी बात कर लेता हूँ। ओजोन जो है ये आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फीयर में। और देखिए ये कह सकते हो 20 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, पर 35 किलोमीटर के आसपास इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ओजोन कैसे बनती है? ऑक्सीजन के साथ जब नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है तो ये बनाती है O3। अब इसका काम क्या है? देखिए ओजोन जो है ये हमें अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन से, यूवी रेस जिसको हिंदी में हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, यूवी रेस से हमें बचाती है, जो सनलाइट के साथ आती है। ये क्या करती है? ओजोन क्या करती है? इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए ये बात ध्यान से सुनिएगा, एब्जॉर्ब करती है ना कि रिफ्लेक्ट। एग्जाम में लिख के आएगा कि ओजोन हमें यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करके बचाती है, भाई नहीं बचाती है। बचाएगी तब जब एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्ट ही शब्द गलत हो गया, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो ओजोन की थिकनेस है उसको हम डॉप्सन यूनिट में नापते हैं, डॉप्सन मीटर में, ठीक है। डॉप्सन व्यक्ति तो इन्होंने खोजा था, तो डॉप्सन मीटर में नापते हैं, ठीक है। तो यूवी रेस ए, यूवी बी, यूवी सी होती है, तो यूवी सी सबसे नुकसानदेह होती है। ये भी याद रखिएगा। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन डे मनाते हैं। मनाने का मतलब है नहीं कि पटाखे छोड़ते हैं, मनाने का मतलब है कि लोगों को अवेयर करते हैं। क्योंकि देखिए सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, एचएफसी, ये गैसें क्या होती हैं? कि ये गैसें जो है निकलती हैं कहां से? आपका फ्रिज से, ठीक है, फ्रिज से निकलती हैं, जिसको रेफ्रिजरेटर कह रहे हो, या फिर कह सकते हो एसी से। जितने कूलेंट प्लांट होते हैं उनसे क्या निकलती है? गैसें निकलती हैं। अगर हम कहें कि 17वां ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल, जिसको हम हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन है, केवल ये लिखा हुआ है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? हैलोजन ग्रुप है, जो कि हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओजोन के लिए एक प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन छोड़ के आप सब ये क्या बताने लगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन्वायरमेंट की ही बात चल रही है तो हम जरूर इन्वायरमेंट भी डिस्कस करेंगे। और इन लास्ट में मैं इन्वायरमेंट संबंधी जितने भी आपको दिवस हैं इन्वायरमेंट के, केवल सारे नहीं, वो मैं भी बता दूंगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था भाई? ये आपका आया था 1987 में। इससे पहले वियना कन्वेंशन हो चुका था और ये 1989 से वर्किंग में आया है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? 87। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में एक शहर है, ठीक है, कनाडा में। कौन सी नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। अब आप कहोगे सर कुछ ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है जितनी भी चीजें, कि एसिड रेन कैसे हो रही है, यूवी रेस का एब्जॉर्ब करती है, रिफ्लेक्ट करती है, कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर जितनी रिलेटेड बातें हो सकती तो मैंने बताई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ किया जाता है CO2, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वायुमंडल में ग्रीन हाउस मापने का पैमाना है, मुख्य रूप से CO2 का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें, देखिए
हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। ये आपसे सीजीएल में बहुत पूछा जाएगा, यूपीपी में भी पूछा जाएगा। फिर आती है ऑक्सीजन 21%। ठीक है, इसके बाद आती है आर्गन। आर्गन एक इनर्ट गैस है, अभी मैं बात करूंगा इस पे, 0.93%। इसके बाद, या 0.91 भी कर सकते हो इसको, इतना कोई इशू नहीं है, 0.9% याद रखिएगा। इसके बाद आती है CO2 चौथे नंबर पर 0.03%। ठीक है, तो इतनी जो है ये इन्वायरमेंट में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प ज्यादा इफेक्टिव है, लगभग 60 से 70%। हालांकि मैंने इससे पहले उसको डिस्कस भी किया है, लेकिन CO2 भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गैस है। CO2 क्या करते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ क्या, वीनस के चारों ओर भी ऐसे ही CO2 का वातावरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये CO2 की लेयर है। हमने कहा सूरज से लाइट आती है, वो आती है शॉर्ट वे में और टकराती है, कन्वर्ट होकर वापस जाती है, लेकिन वापस नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग वे में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और ये हीट इसी में ट्रैप हो जाती है। तो अर्थ को हम ग्लोब कहते हैं, ग्लोब हुआ हमारा वार्म। ठीक है, ग्लोब क्या हो गया, वार्म हो गया, तो इसी से आया ग्लोबल वार्मिंग आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितना सारा बताया। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे, ऑर्गन आर्गन गैस थर्ड नंबर पे। हाँ, ऑर्गन की बात हो रही थी। ठीक है, देखिए कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ऑर्गन एक इनर्ट गैस है, अक्री गैस है। इनर्ट गैस का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पूरे हैं, 4 5 6 7 8। तो अभी दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है 18वां ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको 18वां ग्रुप जब आप पढ़ेंगे, तब हेलोजन 17वां ग्रुप होता है। ये 18वां आपका नोबल गैस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। जेनन, रेडॉन, आर्गन, ये सब। ठीक है, नोबल गैस वाला ग्रुप। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, बस नाम थोड़ा सा ये छिपा, पहले ही छिपा था। ठीक है, बट आपको बताना है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और केरल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व मतलब बुक्सा टाइगर रिजर्व में ही है भाई। देखो, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, उसी के अंदर एक टाइगर रिजर्व उसका एक पार्ट है, जो अलीदवारपुर जिले में है, 760 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बाघ, हाथी, गौर आदि का घर है। भारतीय बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुआ, चीनी पेंगुलिन के लिए ये रिजर्व है। ठीक है, अगला है, रेड डेटा बुक में क्या है? ज्योतिष, लुप्त होती वनस्पतियां, जीव प्रजातियां, खतरे में होते जंगल, इनमें से कोई नहीं। भैया ज्योतिष तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों के मन में उम्मीद गई होगी कि सर हो सकता है कि ऑप्शन एक्सप्लेन करते तो ज्योतिष के बारे में एक्सप्लेन कर दें। नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लुप्त होती वनस्पतियां और प्रजातियां। ठीक है, ये क्या है कि जो यहाँ पर जो है रेड बुक जो है, उसके द्वारा मतलब ये जारी की जा रही है आईयूसीएन के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो ये मतलब आईयूसीएन ही लिखते हैं उसको पूरा। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचुरल फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फोना मतलब क्या हो जाएगा, जीव जंतु। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरी होती है। ठीक है, पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये सबसे पहली कैटेगरी देखिए यहाँ पर जो आ रही है, सबसे पहली कैटेगरी EX, एक्सटिंक्ट। एक्स मत समझ लीजिएगा। ठीक है, एक्स वो वाला एक्स नहीं, आपका नहीं। ठीक है, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। फिर EW, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर, जो संकटाग्रस्त होती हैं। ठीक है, EN यानी इंडेंजर्ड। VU, वनरेबल, एंटी, नियर टू थ्रेटन। ठीक है, LC, लीस्ट कंसर्न। तो जैसे जितना नीचे जा रहे हैं, कलर देखिए बदलता जा रहा है, यानी कि नीचे कंडीशन सही हो, ऊपर जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, कंडीशन बेकार होती जाएगी। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। ठीक है, 50-50 साल तक नहीं देखेंगे तो उसको हम विलुप्त मान लेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर लीज कंसर्न तक तो ठीक है, उसके बाद जो चीजें होती हैं, गड़बड़ होने लगती है। ठीक है, तो लुप्त होती वनस्पति और जीव प्रजातियां, रेड डेटा बुक, ये आपको समझ में आ गया। एक अच्छा आपसे बात कर लेते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की। फिर कहेंगे सर आप फिर एक अलग क्वेश्चन लेके आ गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्वायरमेंट का ही है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का संबंध है बैड वेटलैंड की लिस्टिंग से। बैड वेटलैंड, आर्द्र भूमि वाला। ठीक है, बैड वेटलैंड। तो 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये कन्वेंशन लिखा है कहां पर हुआ था, ईरान के शहर में। ईरान में रामसर जगह पड़ती है। तो 2 फरवरी को यहाँ पर क्या है, हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई, ऐसे झील, तालाब, पोखर जिनकी जो डेप्थ है 6 मीटर के आसपास तक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उनको हम बचाया जाता है। जैसे मान लीजिए जंगल है,
अब उसमें क्या है कि भाई आप तालाब है, अब तालाब से जीव जंतु पानी पीने आते हैं, जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, सांप हो गया, मतलब दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम रियल वाले सांप की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई सब जो है यहाँ पानी पीने आते हैं। आपने कहाँ पानी पिलाया होगा, दोस्तों को पिलाया होगा, बट स्नैक को कहाँ पिलाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बात हो रही है हमारी आपसे कि जंगल में जो हमारे पानी वाले क्षेत्र है उनको बचाना है। नॉर्मल जगह पे क्योंकि आप अगल बगल रहेगा पानी, तो वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। और पास में जीव जंतु जो होंगे, जैसे जो मतलब शब्द तो सही नहीं है, बट जैसे जो आवारा पशु कह सकते हो, जिनके कोई मालिक नहीं है या जिनको पाल नहीं रखा गया है, शब्द गलत हो सकता है, बट मतलब वैसे जानवर क्या होते हैं वहां पर पानी पीते हैं, ठीक है। पक्षी पानी पीते हैं, भाई पक्षी को आप कहाँ पानी पिलाते हैं। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। बैड वेटलैंड से, अच्छा आप कहोगे सर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की एक दो लिस्ट बता दीजिए। देखिए भारत की चिल्का लेक पहले मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखी गई थी पर हटा दी गई। चिल्का कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। फिर आपको मिलेगा केवलादेव, केवलादेव राजस्थान में है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद मणिपुर की लोकटक झील, लोकटक झील, तो लोकटक और केवलादेव दोनों अभी भी मॉन्टेक्स में है। लोकटक कहाँ मिलेगा, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर। तो मणिपुर जो लोकटक है वो कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ताजे पानी की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। और यहीं पर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क मिलता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, उसका क्या नाम है, केबुल लामजाओ नाम है, केबुल लामजाओ। अब आप कहोगे सर इतना कंटेंट हम कैसे याद करेंगे, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो भारत में पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया, देखिए यहाँ पर तितली टाइप का बना भी है। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, नेशनल जूलॉजिकल पार्क कलकत्ता, काजीरंगा असम। अब आपको अगर सर इसमें काम की बात है, देखिए चार ऑप्शन में चार नेशनल पार्क है, यहाँ पर चार नेशनल पार्क है और उनके सामने उनका स्टेट लिखा हुआ है। पहली बात तो आप चार यही याद कर लीजिए कि भाई चार नेशनल पार्क है और उनका ये स्टेट है, क्योंकि कल को नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो आप क्या बताएंगे, कर्नाटक। क्वेश्चन में ही आपके बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर हो जाएगा बनरघट्टा या बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। तो तितली उद्यान को बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है, ठीक है। अब चलिए कुछ दिवस की बात कर देते हैं जो केवल इन्वायरमेंट से है। तो सबसे पहले 2 फरवरी का आएगा। 2 फरवरी को हमने बताया कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। उसके बाद 20 मार्च की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय वानिकी दिवस होता है, राष्ट्रीय वानिकी दिवस होता है, फॉरेस्ट का है, ठीक है, वानिकी दिवस पूरा। फिर 22 मार्च को जल दिवस होता है, ठीक है, जल दिवस। फिर उसके बाद आएगा 22 मई आएगा, ठीक है, क्या आएगा, मैं इधर बता देता हूं। 22 अप्रैल पहले आएगा, 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस होता है, क्या होगा, पृथ्वी दिवस होगा, ठीक। फिर आता है 22 मई, 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे होता है, अभी मैंने बात किया भी था। फिर उसके बाद यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं आगे। यहां पर बात करेंगे भाई 16 सितंबर की ओजोन डे होता है, क्या होता है, ओजोन डे होता है। कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित है। 5 जून, 5 जून इन्वायरमेंट डे होता है, पर्यावरण दिवस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 21 जून, 21 जून को होता कुछ नहीं है, बस योग दिवस होता है, ठीक है, योग दिवस होता है, वो अलग से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी दिन सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन उत्तरी भारत में, ठीक है। और इसी दिन साउथ इंडिया में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, सबसे लंबा दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एक्स्ट्रा हैं जो आप याद कर सकते हैं। बाकी दिवस मैंने और क्लासेस में भी आपको पढ़ा रखा है, आप जाकर पुराने वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का क्लास रहा है। तो वीडियो पसंद आया हो, मैंने इतना प्रयास किया कि आपको अच्छे से बताया जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपको जिस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, साइंस, फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री जो भी है उसकी मैं क्लास लेकर आऊंगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है आप कमेंट करें और यहाँ पर वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम लोग की जो यूट्यूब फैमिली है वो बढ़े। और अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, आप लोग का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। अभी पीपीटी बनाने वाला जो साथी है वो अभी नहीं दे पा रहा है, घर गया हुआ है, तो बट मैं खुद से ही पीपीटी बना के टाइम निकाल कर, जैसे ही टाइम मिलता है मैंने खुद पीपीटी बनाई, आप लोगों के लिए इमेजेस भी लगाई, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं दे सकूं, ठीक है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। अभी सीजीएल की परीक्षा अगले मंथ से है, ठीक है। अब यूपीपी का तो मान लीजिए कल से शुरू हो जाएगा, तो उम्मीद है कि जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो सारे देख लीजिए। सीजीएल में आपका जीएस का काम यहाँ से हो जाएगा, प्लस करंट अफेयर का, ठीक है। और करंट अफेयर की मैं एक लंबी वीडियो लाऊंगा, जब वहां पर आप दे सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 से 2 दिन के अंदर बस आपके सामने लाइव मिलने वाला हूँ।
ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। तो आप लाइव भी जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है।